उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम बच्चों जेईई मेंस 2025 के PYQs की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के PYQs का लास्ट पार्ट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इस लास्ट पार्ट का हम PYQs की सीरीज़ का, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा वो आता है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो पूछ रहा है बिटवीन टू चार्जेस हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2 एंड मासेस M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक मान लो चार्ज Q1 है और जिसका मास M1 है, और यहाँ पे दूसरा चार्ज Q2 है जिसका मास दूसरा M2 है। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं हम कितना है, R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना रहेगा, यहाँ पे रिपल्सिव टाइप का फोर्स रहेगा। दैट फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R स्क्वेयर, और जिसको आप लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय 4πε0 R स्क्वेयर। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्टिव टाइप रहेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे रहेगा Gm1 M2 बाय R स्क्वेयर। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड करूँ तो आप देखेंगे कि R स्क्वेयर से R स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा Q1 Q2 बाय 4πε0 Gm1 M2। बस इतना सा काम करना था आपको, और आपको ये मिल जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट वाला आपका। ठीक है बेटा, अगर आपको किसी भी पार्ट में किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करने की फिर से कोशिश करेंगे आपके जिस भी प्रकार के डाउट रहेंगे। और इसके अलावा आपको कोई और टॉपिक में हेल्प चाहिए, जिस प्रकार से कोई भी टॉपिक में आपको कोई डाउट आते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देयर आर टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं मेरे पास इस प्रकार से, सेम रेडियस सब कुछ सेम है, और सेपरेशन इनके बीच में L है। वन ऑफ देम कैरिंग 4 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज एंड अनदर पे चार्ज कितना है, 0 है, न्यूट्रल बोला है यहाँ पे। बोथ आर कनेक्टेड यूजिंग अ कनेक्टिंग वायर, दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर, एंड फोर्स बिटवीन देम इज फाउंड टू दिस, देन डिस्टेंस L इज। अब देखिए आपको याद होगा कि लास्ट पार्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन था, जिसमें हमने बताया था कि जब भी हम दो कंडक्टिंग स्फीयर को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो उनकी पोटेंशियल क्या हो जाती है, सेम। और पोटेंशियल होता है KQ1 बाय R इज इक्वल टू KQ2 बाय R, दोनों स्फीयर पे। और जब मैं कह रहा हूँ कि रेडियस सब सेम है, आइडेंटिकल है, तो दोनों स्फीयर पे चार्ज क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये स्फीयर हो गया एक और ये दूसरा स्फीयर हो गया, दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों पे चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज एक स्फीयर पे इतना दिया हुआ था, तो आधा आधा कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 10⁻⁸ कूलम, और इस पर भी 2 × 10⁻⁸ कूलम, और इनके बीच में सेपरेशन है L। तो ये फोर्स कितनी आई इनके बीच में, फोर्स हो गई KQ1 Q2 बाय R स्क्वेयर। तो फोर्स गिवन है हमें 9 × 10⁻³ इज इक्वल टू, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू 4, फर्स्ट स्फीयर इज 2 × 10⁻⁸ इंटू दूसरे स्फीयर पे भी कितना होगा, 2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन देम L स्क्वेयर। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो 9, तो यहाँ से L स्क्वेयर कितना आ गया हमारा, 4 × 10⁻, देखिए 9 से कितना बचेगा 1, और ये कितना हो जाएगा -7, और -7 से कितना हो गया -4, तो 10⁻⁻4। तो L इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻2 मीटर में आया। तो L यहाँ से मेरा करेक्ट ऑप्शन देखूंगा तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, दैट इज सी पार्ट। ठीक है बेटा, तो जब भी किसी कंडक्टिंग स्फीयर को दूसरे स्फीयर के साथ कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाए या उनको आपस में कांटेक्ट में भी लिया जाए, तो उन दोनों स्फीयर पे आप क्या कर देंगे, पोटेंशियल सेम कर देंगे। और पोटेंशियल अगर वो दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है तो दोनों की पोटेंशियल सेम होने के लिए दोनों पे चार्ज भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लीनियर वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एक इनफाइनाइट इस पर लैम्डा कूलम पर मीटर, वाई एक्सिस के लॉन्ग रखिए, द लोकस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए लोकस जो होता है इनफाइनाइट वायर पे वो कैसी शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्स में होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप्स में मुझे क्या मिलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
तो सिलेंड्रिकल सरफेस का मतलब वाई तो कुछ भी चेंज हो रहा है ना, बट ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो आप कह सकते हैं कि आपको सर्कुलर रिंग्स मिल रही हैं ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जिसका सेंटर कहाँ है, वाई एक्सिस में, और इसका प्लेन किस में है, एक्स और जेड एक्सिस में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सर्कल की इक्वेशन रहेगी। तो यहाँ से हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है बेटा, इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपके पास, ये तो एक वायर का है। लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि हमें 3 वायर्स रखी हुई थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो उसके लिए भी हमने पोटेंशियल कांस्टेंट का इक्विपोटेंशियल सरफेस का रिजल्ट निकाला था। तो उम्मीद करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमको 2026 में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, ध्यान से पढ़िए इसको। एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है, एल। डायग्राम में देख सकते हैं आप। बॉब का मास कितना है, एम है। इस प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सारा चीज़ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्विच ऑन कर दी है, पासिस थ्रू। अब देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि ग्रेविटी की वजह से पेंडुलम जो होता है, अगर उसको आप यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, ग्रेविटी लगेगा जिसकी वजह से ही घूमेगा। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, लोवेस्ट पॉइंट पे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगा, क्यों ही इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से पेंडुलम इस प्रकार से मूव करेगा बेटा। तो जब पेंडुलम इस पॉइंट पे आ जाएगा, उस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए मैं कह सकता हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम पे अगर मैं जाऊँ तो आप देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वो कंजर्वेटिव टाइप होती है, और ये फोर्स भी कैसी होगी, कंजर्वेटिव, और इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं कह रहा हूँ कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा तो कोई और फोर्स का वर्क डन होगा नहीं यहाँ पे। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो टेंशन जो होगी उसका वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर है। तो फोर्स कितना लगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इसने डिस्प्लेसमेंट क्या करवाया। मैं कह सकता हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ सर, ये हुआ। अगर ये एल लेंथ है तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा, एल कॉस थीटा। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये टोटल एल है सर, तो दिस लेंथ इज एल माइनस एल कॉस थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट हुई, तो एल 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो आएगा क्यू ई एल 1 माइनस एंगल दिया हुआ है थीटा कितना, 60 डिग्री। तो कॉस 60 कितना हो गया, हाफ बाय एम इंटू 2 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। तो यहाँ से देखेंगे v को सोल्व करेंगे तो अब वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू ई एल बाय एम, एंड दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यू ई एल बाय एम का अंडर रूट रहेगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, बताओ, बी पार्ट। समझ में आया सभी को। तो इस प्रकार से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, और एनर्जी कंजर्वेशन में भी ध्यान रखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स, ये सब फोर्सेस कैसी है, हमारी कंजर्वेटिव टाइप है। तो आपको पाथ पे डिपेंड नहीं करवाना है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रहता है इनका वर्क डन। तो आप इनिशियल और फाइनल के अलोंग फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यही वाला हुआ, और ये कितना है, एल माइनस एल कॉस थीटा। इस प्रकार से हम इनको करते हैं। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या बात है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सवाल आ जाता है अब हमारे पास। एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट P है, इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड E विद P इज पैरेलल टू E। तो हम कह रहे हैं कि डाइपोल P इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों एक दूसरे। इट इज़ रोटेटेड स्लाइटली एंड देन रिलीज। जब मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बेटा, और डाइपोल को हल्का सा मैंने रोटेट कर दिया है P स्मॉल एंगल थीटा के साथ, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। तो देखिए एंगुलर एसएचएम को याद करेंगे आप 11th क्लास की टॉपिक को। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। इस प्रकार से रहता है। जैसे लीनियर में एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता था, तो टाइम पीरियड क्या हो जाता था, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के।
तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, टॉर्क लिखनी है। तो याद करिए कि जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसकी जो टॉर्क आती है वो कितनी आती है, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो यहाँ पे टॉर्क कितना हुआ, पी ई साइन थीटा। और ये रीस्टोरिंग टाइप फोर्स है, आपने डिस्प्लेस इधर किया वापस किया तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो गया, माइनस। तो दैट टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पी ई फॉर थीटा स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो आप इस वाली एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे सी क्या मिलता है, पी। तो टाइम पीरियड पूछ रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√I/c। और क्वेश्चन में गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल इज आई, दैट इज I/c, दैट इज PE। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा आपके पास। बहुत ही आसान सा सवाल था, देखने को लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल है और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहा है, पर वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से कौन सा मिल जाता है, 2π√I/PE ए पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। तो यहाँ पे क्या करेगा, डाइपोल इज प्ले सच दैट इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू द इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है, σ/2ε0। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, σ/2ε0। और इसके अंदर डाइपोल को रख दिया इस प्रकार से, नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो मतलब डाइपोल भी इसके पैरेलल में। तो आप देखिए सबसे पहली बात तो टॉर्क क्या होता है, अभी बताया हमने, P क्रॉस E, दैट PE साइन। जब दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। सबसे पहली बात तो नेट टॉर्क क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, 0। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे क्वेश्चन पहले पार्ट में, फर्स्ट में देख रहे हैं आप टॉर्क नेट 0, सेकेंड में भी टॉर्क नेट 0, थर्ड में भी टॉर्क नेट 0, टॉर्क नेट एंड यू आर बोथ मैक्सिमम। ये ऑप्शन मेरा यहाँ से कट हो जाता है। नेक्स्ट बात पे चलते हैं हम, फोर्स पे। नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ध्यान रखना इसकी बात का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा क्या रहता है, 0। तो नेट फोर्स 0 के साथ मेरे को एक थर्ड ऑप्शन तो मिलता ही है। तो थर्ड ऑप्शन तो रहेगा मेरा, मतलब बाकी ऑप्शन भी मुझे चेक करने पड़ेंगे। यू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी -P.E। ध्यान रखना बेटा, पोटेंशियल जी टॉर्क क्या होती है, P क्रॉस E, P डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल जी क्या होती है, -P.E। तो ये हो गया हमारा -PE cos थीटा। अब मेरा कहूँ कि अब जब मेरी cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होगी, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, क्योंकि नेगेटिव में है ना ये, देखिए आप। जब मैं कहूँ कि थीटा की वैल्यू 0 है तो u कितना आ गया, -PE। और जब थीटा को मैं कहूँगा अगर पाई हो जाता तो u कितना आ जाता, PE। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस वाले केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, -PE, दैट इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट ओके है, थर्ड पार्ट भी ओके है। तो यहाँ से हम कहेंगे ये ऑप्शन भी गलत होता है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सेकेंड एंड थर्ड। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका, ये बी वाले पार्ट से। तो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीजर टाइप है आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है आपको एक रीजन में, क्या है, 2i कैप 4j कैप एंड 6k कैप इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। ये आपको x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की तरफ वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस पैरेलल टू द xz प्लेन। देखिए आपका सरफेस कैसा है, x और z प्लेन के पैरेलल है इस प्रकार।
और यहाँ से जो फ्लक्स आ रहा है दैट इज़ 6 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। तो फ्लक्स का जो रिजल्ट होता है बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, और हम कहते हैं कि फ्लक्स जो आता है वो किसकी वजह से आता है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सरफेस, कि इस सरफेस का एरिया इधर है ना। आप देखिए कि जो एक्स एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो एरिया के साथ क्या बना रही है, 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। जेड एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो बना रही है वो कितना बना रही है, 90 डिग्री, इसका भी फ्लक्स, इसकी वजह से भी फ्लक्स 0, इसकी वजह से भी फ्लक्स 0। तो जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड की वजह से आएगा, जो मेरी वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, या आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं इसका एरिया लिख के। ओके, तो आप कहेंगे तो जो फ्लक्स हुआ वो कितना हुआ, ई डॉट ए, तो फ्लक्स कितना गिवन है 6, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 4 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया, तो यहाँ से हम कहेंगे ये हो गया 2 3, तो एरिया इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10⁻³ एरिया इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वेयर, सो एरिया इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वेयर। तो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसका इंटीजर टाइप में करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा 15। ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज़ का कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वरना एरिया आप कह सकते थे कि एरिया ए जे कैप है, ए जे कैप को आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। Electric dipole of this is placed in uniform electric field of magnitude. The initially dipole moment is parallel to the the work done need to be done in the dipole to make its dipole moment opposite to the field. देखिए अभी मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डॉट ई एंड दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा। अब देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली क्या था, ये पी था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इनिशियली दे आर पैरेलल टू द पैरेलल बताया गया, और बाद में क्या कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल को रोटेट कर दिया आपने अपोजिट डिग्री, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज पाई से। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी थी, माइनस पी ई कॉस 0, दैट इज माइनस पी ई, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितनी है, माइनस पी ई कॉस पाई, दैट पोटेंशियल एनर्जी फाइनली इज पी ई कॉस फाई की वैल्यू मान ली। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज पी ई माइनस ऑफ माइनस पी ई। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई हमारी 2p। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी बढ़ी उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, सो वर्क डन इज 2pe, और इनकी वैल्यूज हमें गिवन है, दैट इज 2 इंटू डाइपोल इज 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁶। तो ये कैंसिल हो गया, तो वर्क डन कितना आ गया, दैट इज 12 जूल्स। तो नेक्स्ट इंटीजर टाइप में हमें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या मिलता है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेडेड रीजन। तो आप एक ध्यान से बात सोचिए, हम क्या करते हैं, गॉस लॉ जो मुझे कहता है नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं कि गॉस लॉ से नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। अब एक सरफेस से, तो अब मैं कहता हूँ कि बेटा मान लो कि मेरे पास एक क्यूब है, एक क्यूब मान लेते हैं। इस क्यूब में हम कहते हैं कि सेंटर पे एक चार्ज रखा है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब की एक साइड से अगर मैं बात करूं, कंप्लीट वन साइड से, तो इस वन साइड से मतलब क्यूब की कितनी साइड है, 6 साइड है, तो इस एक साइड से फ्लक्स कितना हुआ, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। आपको वैसी ही एक शेप दी गई है, देखिए आप, है ना, कि हम मान सकते हैं कि उस क्यूब की एक साइड गिवन है। अब इस एक साइड से इस पूरे स्क्वायर से जो नेट फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी कुछ पार्ट नहीं दिया हुआ, आपको कौन सा पार्ट नहीं दिया हुआ है, देखिए आपको ये 1/4 पार्ट नहीं दिया हुआ है,
और ये उस 1/4 का भी 1/8 पार्ट नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लो कि मेरे पास एक स्क्वायर है, आप इसको ऐसे देखिए, और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे, इस प्रकार से होगा ये शेप। और हमसे जो फ्लक्स पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है बेटा? इन पार्ट्स में पूछ रहा है। ओके, तो इतने पार्ट्स में। तो अब देखिए कि कितने पार्ट्स हैं टोटल मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। 8 में से 5 में मुझे पूछ रहा है, 3 में नहीं पूछ रहा। तो नेट फ्लक्स यहाँ पे कितना होगा? नेट फ्लक्स यहाँ पे होगा 5/8 इंटू Q/6 एप्सिलॉन नॉट। दैट नेट फ्लक्स इज 5Q/48 एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर इज NQ/48 एप्सिलॉन नॉट। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये क्वेश्चन जो थे हमारे 2025 में PYQs में पूछे गए थे। मतलब 2025 का जो मेंस के एग्ज़ाम हुए थे अलग अलग शिफ्ट के, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इन क्वेश्चंस को आप एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी में आपको नहीं मिलेंगे। मेनली क्वेश्चन हमारे डाइपोल के साथ है, फ्लक्स के साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है और कुछ पोटेंशियल के साथ। तो इन टॉपिक्स को आप एक बार फिर से एग्ज़ाम में बैठने से पहले रिवाइज़ करना और इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। तो इस सीरीज़ में हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 पार्ट के साथ ये PYQ सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस आपको और मिल जाएंगी। तो हम नेक्स्ट पार्ट में दूसरे चैप्टर के PYQs के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।